नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पब्लिक सर्वेंट में। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने भारतीय इतिहास के वन लाइनर श्रृंखला के भाग 3 को लेकर। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल जैसे सिक्के को प्रारंभ किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल जैसे सिक्के को प्रारंभ किया? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। इसका उत्तर है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा है, जिसके अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश जैसे राजवंशों ने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश था वह था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना मोहम्मद गौरी के दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश को भी हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं उनके शासन क्रम के अनुसार, जैसे कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। गुलाम वंश की स्थापना जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी के एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन नाम है इसीलिए उसको कुतुबी वंश कहा जाने लगा। कुतुबी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक रहा है। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसलिए इसके शासनकाल को शमसी वंश का शासनकाल भी कहा जाता है। शमसी वंश। इल्तुतमिश ने राजधानी बनाई दिल्ली को, इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी लाहौर में, उसकी राजधानी थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने जो अपना शासन संचालन किया वो दिल्ली से किया। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका एक दरबारी कवि था। इल्तुतमिश का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था मिन्हाज उल सिराज, जिसने तबकात ए नासरी नामक रचना की। तराइन के 3 युद्ध हुए हैं दोस्तों। प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। पुनः 1192 में ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। और बाद में 1215 से 1216 के मध्य तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और याल्दौज, कुबाचा का एक शासक था याल्दौज, इल्तुतमिश और याल्दौज के मध्य तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। इल्तुतमिश ने टका और जीतल नामक सिक्के जारी किए। टका याद रखिएगा चांदी का सिक्का हुआ करता था। जो टका था वो चांदी का सिक्का था, याद रखिएगा। टका जो था वह चांदी का सिक्का था, और जो जीतल था वो था तांबा का सिक्का, याद रखिएगा, तांबा का सिक्का। टका चांदी का सिक्का और जीतल तांबा का सिक्का। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। इक्ता का अरबी भाषा में अर्थ होता है भूमि, और इसका जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे इक्तेदार।
इक्ता प्रणाली और उसका प्रमुख इक्ता, इक्तेदार, इक्ता का अर्थ होता है भूमि। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी अर्थात 40 सरदारों का दल भी बनाया। 40 सरदारों का दल भी बनाया। किसने बनाया? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने। बाद में जाकर बलबन जब शासक बना तो उसने 40 सरदार के दल को समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इक्ता प्रणाली ने किसके द्वारा शुरू की गई? तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की गई? इक्ता का अर्थ क्या है? ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान ही ख्वारिज्म का शासक हुआ करता था जलालुद्दीन मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी। चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था। चंगेज खां उसके डर से कि भारत में भाग आया शरण लेने। इल्तुतमिश ने इसे शरण नहीं दी और अपने साम्राज्य की चंगेज खां के आक्रमण से रक्षा की। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसे प्रारंभ कराने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन इसको पूर्ण किसने कराया? तो इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो भारत का पहला मकबरा कहलाता है। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों इतनी सामान्य जानकारी पर्याप्त है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो इसके बारे में जो भारतीय इतिहास के पूर्व में वीडियो आए हैं, 2 वीडियो आ चुके हैं, उसमें आप देखिएगा। इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है, तो इसको याद रखिएगा। हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और भाग गया था। शेर शाह सूरी विजित हुआ था इसमें, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में फौजदार किस इकाई के प्रशासन का प्रमुख होता था? मुगल काल में फौजदार किस इकाई के प्रशासन का प्रमुख होता था? इसका उत्तर है सरकार। इसका उत्तर है सरकार। सरकार मतलब जिला की तरह आप समझ सकते हैं, सरकार अर्थात जिला। तो देखिए दोस्तों, मुगल काल में साम्राज्य प्रांत में विभाजित होते थे। साम्राज्य प्रांत में विभाजित होते थे। प्रांत, जिला, दस्तूर या सरकार, याद रखिएगा, जिला, दस्तूर या सरकार तीनों एक ही है। प्रांत, जिला, दस्तूर या सरकार में विभाजित होते थे। जिला, दस्तूर, सरकार परगना या महाल में विभाजित होते थे। परगना या महाल में विभाजित होते थे, और परगना और महाल पुनः ग्रामों में विभाजित होते थे। तो यहाँ पे जो प्रश्न था वो ये था कि फौजदार किसी प्रशासन इकाई का प्रमुख होता था, तो वो सरकार या जिला या दस्तूर। इसी प्रकार से परगने का प्रमुख कहलाता था सिकदार। परगने का या महाल का प्रमुख कहलाता था सरकार से छोटी इकाई परगना या महाल, उसका जो प्रमुख था वो कौन था? सिकदार। और सिकदार की सहायता करने के लिए आमिल, फौतदार और कानूनगो, याद रखिएगा, आमिल, फौतदार और कानूनगो होते थे। परगना आगे जाकर ग्रामों में विभाजित होता था, और ग्राम का जो प्रमुख होते थे वो थे खुत, याद रखिएगा, खुत, मुकद्दम या चौधरी। खुत, मुकद्दम या चौधरी, ये सब ग्राम के प्रमुख होते थे। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी तथ्य को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी विषय को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके जो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसको आप कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को जब भी सुने, जब भी देखें, तो जो प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं उसके अतिरिक्त जो मैं तथ्य बता रहा हूँ उसको याद करने का पूरा कोशिश कीजिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है कालीबंगा। देखिए दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, याद रखिए, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1953 में
अमलानंद घोष, याद रखिएगा नाम, अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गंगानगर के बारे में याद रखिएगा, भारत का सबसे गर्म स्थान में से एक है गंगानगर, राजस्थान में। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से? तो देखिए, कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं अग्निवेदी। अग्निवेदी मतलब होता है हवन कुंड। अग्निवेदी का अर्थ होता है हवन कुंड। कच्ची ईंटों के मकान, कालीबंगा से ही मिले हैं कच्ची ईंटों के मकान। अलंकृत फर्श, जुते हुए खेत के बारे में तो पूछा ही है, तो एक साक्ष्य ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से दो फसलों को लेने के साक्ष्य मिलते हैं। जो हल की रेखाएं हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई हमको मिलती हैं, तो इससे हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे दो फसलों की कृषि की जाती रही होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि उन्नत जल निकासी व्यवस्था का अभाव था। ध्यान से सुन लीजिए ये इस लाइन को, उन्नत जल निकासी व्यवस्था का अभाव था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा कि धौलावीरा एक स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है धौलावीरा, गुजरात में। वहाँ उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी। सबसे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था कहाँ थी? तो धौलावीरा गुजरात में। लेकिन कालीबंगा में उन्नत जल निकासी का अभाव था, याद रखिएगा। ये कालीबंगा के बारे में कुछ तथ्य हो गए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में सुक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? सुक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका उत्तर होगा चेदी महाजनपद। इसका उत्तर होगा चेदी महाजनपद। देखिए दोस्तों, छठवीं ईसा पूर्व शताब्दी में साम्राज्यों का उदय होता है। अवधान शतक और भगवती सूत्र। अवधान शतक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। उसमें महाजनपदों का उल्लेख है और वहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि छठी ईसा पूर्व शताब्दी में कुल 16 महाजनपद थे। उसमें से एक महाजनपद हुआ करता था चेदी महाजनपद। जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। पूरे 16 महाजनपदों को डिस्कस करना तो संभव नहीं है एक वीडियो में। इसको भी हम लोग कभी करेंगे डिस्कशन, जब इतिहास के क्रमबद्ध लेक्चर आएंगे उस समय आप इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पार्थियन राजा के शासनकाल में किस पार्थियन राजा के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया? प्राचीन काल में किस पार्थियन राजा के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया? इसका उत्तर है गोंदो फर्निस। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पार्थियन या पहलव, ठीक है, याद रखिएगा, पार्थियन को ही पहलव वंश भी बोलते हैं। ये मुख्यतः ईरानी राजवंश था, ईरान से संबंधित राजवंश था, है ना। बैक्ट्रियन यानी यवन और पार्थियन यानी पल्लव, ये एक ही राजवंश की दो शाखाएं थी, याद रखिएगा। बाद में आके बढ़ जाती है। छठी ईसा पूर्व में जब क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। भारत एक अखंड भारत था उस समय, वो छोटे छोटे राजवंशों में टूट जाता है। इसी का फायदा उठाकर कुछ विदेशी राजवंशों ने भारत पर आक्रमण किया। उसमें से एक पार्थियन पल्लव था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। याद रखिएगा, राजधानी थी तक्षशिला। और इसका प्रथम शासक या इस वंश का संस्थापक था माउस या माओस। याद रखिएगा, माउस या माओस पार्थियन राजवंश का संस्थापक था, माओस या माउस। इसका एक अन्य शासक हुआ गोंदो फर्निस। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने सेंट थॉमस भारत आया। जब ये भारत आया तो मद्रास गया ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने, जहाँ पे मद्रास के निकट इसकी हत्या कर दी गई। ये पॉइंट याद रखिएगा आप पार्थियन या पल्लव राजवंश के बारे में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग में कौन सा तमिल व्याकरण एक प्रबंध काव्य था, प्रबंध ग्रंथ था, समझ लीजिए, प्रबंध पे आधारित था? तो इसका उत्तर है तोलकप्पियम। दोस्तों, संगम युग जो था, संगम का अर्थ होता है संघ, परिषद या गोष्ठी। संगम का अर्थ होता है संघ, परिषद या गोष्ठी।
संगम एक्चुअल में क्या होता था संगम, तो तमिल कवियों का सम्मेलन होता था, जो तमिल विद्वान या कवि होते थे उनका सम्मेलन होता था, उसी को संगम काल कहा जाता है। संगम काल में हम 3 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, 3 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। एक है चेर, एक है चेर, एक है चोल, एक है चोल, और एक है पांडे, एक है पांडे। ये 3 राजवंश के बारे में हम लोग संगम काल में पढ़ते हैं, चोल, चेर, पांडे। याद रखिएगा, चेर जो राजवंश था उसकी राजधानी थी वांजी। चेर राजवंश था उसकी राजधानी थी वांजी। चोल राजवंश की राजधानी थी तंजौर, और पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरई। मदुरई राजधानियों से प्रश्न पूछता है, व्यापम भी पूछता है, सीजीपीएससी भी पूछता है। याद रखिएगा, सही जोड़ी मिलाने के लिए बोल देगा, या कूट में दे देगा, या वन लाइनर प्रश्न पे भी पूछ सकता है। तो चेर की राजधानी वांजी, चोल की राजधानी तंजौर, और पांड्य की राजधानी मदुरई। ये याद रखिएगा। संगम काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है, उनमें से एक प्रबंध ग्रंथ था जो कि है तोलकप्पियम। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, संगम युग में और कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, तो एक है शिल्पाधिकारम। एक ग्रंथ का नाम है शिल्पाधिकारम, याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम। इसकी रचना इलांगो आदिगल, इलांगो, याद रखिएगा, इलांगो आदिगल, इलांगो आदिगल ने की थी। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। दूसरा ग्रंथ है मणि मैखिले। दूसरा ग्रंथ है मणि मैखिले, याद रखिएगा, मणि मैखिले, मणि मैखिले। इसकी जो रचना है वो शीतलई सतनार ने की थी। शीतलई सतनार, याद रखिएगा, इसकी रचना, मणि मैखिले की रचना किसने की थी? शीतलई सतनार ने। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा, मणि मैखिले क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला जो ग्रंथ है वो है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि एक जैन ग्रंथ है। जीवक चिंतामणि एक जैन ग्रंथ है। और अंतिम याद रखिए कुरल, अंतिम याद रखिए कुरल। कुरल, कुरल की रचना तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर ने की थी। इसे तमिल बाइबल कहा जाता है। कुरल को याद रखिएगा, तमिल बाइबल कहा जाता है। और तोलकप्पियम के बारे में तो बता ही दिया मैंने कि यह एक प्रबंध ग्रंथ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने समाजवाद की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की थी? समाजवाद की वैज्ञानिक तरह से व्याख्या की थी। इसका उत्तर है भगत सिंह। इसका उत्तर है भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह का झुकाव प्रारंभ से ही समाजवाद की तरफ रहा था। इन्होंने मैं समाजवादी हूँ नामक एक रचना भी की थी। मैं समाजवादी हूँ नामक एक रचना भी की थी भगत सिंह ने। दोस्तों देखिए, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है। 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। इसी का पुनर्गठन हुआ 1928 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA बोलते थे शॉर्ट में, HRA, इसका पुनर्गठन किया गया चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के द्वारा 1928 में, और नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो भगत सिंह का मानना था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज तो चले जाए लेकिन काले अंग्रेज यहाँ रह जाए, उनका मानना था। इसलिए वो समाजवाद पे ज़्यादा जोर देते थे कि संसाधनों का जो वितरण है वो सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होते जाए और गरीब गरीब होते जाए, जैसे आज दिखता भी है ये चीज़। आप देख सकते हैं कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भगत सिंह का प्रिडिक्शन था आज से 70, 80, 90 साल पहले। अब देखिए, भगत सिंह को जो है सैंडर्स हत्याकांड जो हुआ था, लाला लाजपत राय के साथ एक आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में। जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इसका जमकर एक प्रखर विरोध किया। उस समय
सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, उसी का बदला लिया गया इन लोगों के द्वारा। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, इन्होंने बदला लिया इसका, है ना, और सैंडर्स की हत्या कर दी। इसी को बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। इसी को क्या कहा जाता है? सैंडर्स हत्याकांड को ही बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। फिर 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, खाली स्थान देखकर, एक जगह देखी जहाँ पे किसी को कोई हताहत ना हो, जहाँ पे, वहाँ पे इन्होंने बम फेंका और इन्होंने वहाँ पे नारा दिया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो एक ये हो गया था आपका दिल्ली में जो इन्होंने बम ब्लास्ट किया। इसीलिए 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र समाज सुधार आंदोलन का मुख्य प्रणेता, आंध्र समाज सुधार आंदोलन का मुख्य प्रणेता कौन था? इसका उत्तर है विरासलिंगम। इसका उत्तर है विरासलिंगम। दोस्तों, दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत विरासलिंगम ने समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। विरासलिंगम ने समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। विरासलिंगम का जन्म 1848 ईस्वी में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1876 के आसपास इन्होंने तमिल पत्रिका निकाली। तमिल, माफ कीजिएगा, तमिल या तेलुगु पत्रिका है, इसमें मैं क्लियर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन एक पत्रिका निकाली इन्होंने। और केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर विरासलिंगम ने समाज सुधार आंदोलन को गति दी। इनका जो मुख्य कार्य है महिला उत्थान के क्षेत्र में रहा है। इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। विरासलिंगम के बारे में याद रखिएगा। पत्रिका का नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मैं भूल रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कौन सी पत्रिका थी उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार में किस स्थान पे हुई थी? तो इसका उत्तर है जगदीशपुर। इसका उत्तर है जगदीशपुर। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला विद्रोह माना जाता है, जिसमें विभिन्न स्थानों से विभिन्न नायकों ने नेतृत्व किया। उनमें से बिहार का जगदीशपुर नामक स्थान से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। इसी प्रकार दिल्ली से बख्त खां और बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, ग्वालियर में तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद या अवध में मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद या अवध से, और बरेली से खान बहादुर खां ने बरेली से नेतृत्व किया। इसके बारे में याद रखिएगा कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर के जिलों में किसके नेतृत्व में दंगे हुए? तो इसका उत्तर याद रखिएगा बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में दंगे हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे मेवाड़ में हुआ, बिजौली आंदोलन हुआ। एक आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आता है। तो उसी में से एक था रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर जिलों में जो दंगे हुए, उसका नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कौन सी घटना थी? विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कौन सी घटना थी? इसका उत्तर है तालीकोटा का
युद्ध। तालीकोटा के युद्ध को ही बनहट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, कृष्णा नदी का युद्ध, बनहट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, कृष्णा नदी का युद्ध कहा जाता है। 23 जनवरी याद रखिएगा, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के कुछ राजवंशों के विरुद्ध विजयनगर साम्राज्य का युद्ध हुआ, बहमनी साम्राज्य के कुछ राजवंशों के युद्ध के मध्य। तो विजयनगर साम्राज्य में उस समय शासक था सदाशिव राय, उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था राम राय। राम राय ने ही विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किया था। दूसरी ओर बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। याद रखिएगा तालीकोटा के युद्ध में बरार शामिल नहीं था। तालीकोटा के युद्ध में बरार शामिल नहीं था। केवल 4 याद रखना है, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। बरार शामिल नहीं था इस युद्ध में। और बहमनी साम्राज्य में इन 4 साम्राज्यों की जो संयुक्त सेना थी उसका नेतृत्व बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने किया था। इस युद्ध में बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य की सेना को पराजित किया और इस युद्ध में राम राय मारा गया और विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। ये याद रखिएगा तालीकोटा के युद्ध के बारे में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के चोल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण किया था? दक्षिण भारत के चोल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण किया था? इसका उत्तर होगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने कराया था। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में कराया था। इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराज प्रथम का शासनकाल 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने एरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया परंतु उसे अपने अधीन नहीं कर सका। राजराज प्रथम को जल सेना प्रारंभ करने का भी श्रेय जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? इसका उत्तर है महाराणा प्रताप एवं राजा मानसिंह के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप एवं राजा मानसिंह के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह और आसफ खां, याद रखिएगा मानसिंह और आसफ खां ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था और मेवाड़ से महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का मैदान में 1576 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान द्वारा की गई? आगरा शहर की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान द्वारा की गई? इसका उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का एक प्रमुख शासक था। इसका शासनकाल 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा है। 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई और 1506 में आगरा को राजधानी का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा सिकंदर लोदी के बारे में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवां ने कॉलेज स्थापित किया था? किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवां ने कॉलेज स्थापित किया था? इसका उत्तर है बीदर। इसका उत्तर होगा बीदर। देखिए, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत बीदर जो राजवंश था उसकी स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह
अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। इनकी राजधानी, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। जिस वजीर महमूद गवा ने बीदर में कॉलेज स्थापित किया था, उसी प्रकार हैदराबाद का चार मीनार, सुने होंगे हैदराबाद का चार मीनार, इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण कराया। ये याद रखिएगा कुछ पॉइंट। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? इसका उत्तर है नागपुर। देखिए 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए दो अधिवेशन आपको याद रखना है। पहले तो एक तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन याद रखना है, 1920 में हुआ था कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। वहाँ पे असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पारित कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, लाला लाजपत राय अध्यक्ष। फिर 1920 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था, जो नागपुर में हुआ, उसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। वहाँ पे असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से अनुमति प्रदान की गई कि अब हम असहयोग आंदोलन शुरू कर सकते हैं, और इसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। असहयोग आंदोलन में बहुत सारे रचनात्मक कार्य हुए, है ना, कई निदेशात्मक कार्य हुए। जैसे कि उस एक आंदोलन के अंतर्गत एक आंदोलन चलाया गया उपाधियों को त्यागने का। तो जैसे गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, सरदार पटेल और मोतीलाल नेहरू ने वकालत का त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार किया गया था। और भी बहुत सारा है इसमें, जैसे स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन किया गया, मद्य निषेध के लिए भी आंदोलन चलाया गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए थे। इसके दौरान न्यायालयों की स्थापना की गई, अंग्रेजी सत्ता का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया एक तरह से, है ना। यह आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया। बारडोली प्रस्ताव लाया गया 12 फरवरी 1922 को, और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन भी एक बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में संभव नहीं है इसको पूरा समझाना। ये कुछ मुख्य पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, है। फिर कभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ही हम लोग, तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमने 1930 में दांडी यात्रा के बारे में एक विस्तृत चर्चा हमने पूर्व के वीडियोज़ में की है, तो उसको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और जो 2 वीडियो है भारतीय इतिहास के, उसको जरूर देखिएगा। तो उसमें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो दांडी मार्च शुरू हुआ था, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा मिलेगी। तो याद रखिएगा, इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था? इसका उत्तर है सुमंत। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान व्यवस्था प्रचलित थी। अष्टप्रधान याद रखिएगा, अष्टप्रधान मंत्री परिषद की तरह एक व्यवस्था थी। जैसे वर्तमान में मंत्री परिषद है, वैसे उस समय अष्टप्रधान व्यवस्था शिवाजी के कार्यकाल में प्रचलित थी। इसमें 8 जो मंत्री होते थे, जैसे पेशवा प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री होता था। सरे नौबत सेनापति होता था।
मजूमदार या अमात्य, मजूमदार या अमात्य, राजस्व मंत्री या लेखापाल, राजस्व मंत्री या लेखापाल, वाक्यानीस, वाक्यानीस, गुप्तचर, वाक्यानीस गुप्तचर होता था, चिटनीस या सुरनवीस, है ना, चिटनीस या सुरनवीस संचार मंत्री होता था, संचार मंत्री होता था, सुमंत या दबीर, जो क्वेश्चन पूछा गया था, सुमंत इसी को बोलते हैं दबीर, विदेश मंत्री होता था, वैदेशिक मामलों का प्रभारी कौन, सुमंत या दबीर, पंडित राव, धार्मिक मामलों का प्रमुख, पंडित राव, न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख कौन होता था, न्यायाधीश। ये 8 मंत्री होते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें भी याद रखिएगा, पंडित राव और न्यायाधीश जो होते थे वो युद्ध में भाग नहीं लेते थे, युद्ध में भाग नहीं लेते थे। पंडित राव और न्यायाधीश युद्ध में भाग नहीं लेते थे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया था। तो याद रखिए, इसका उत्तर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज, याद रखिएगा। तो आज की वन लाइनर श्रृंखला में इतना ही दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी प्रकार एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।